नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक का स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग्ड। कोरोना आउटब्रेक में लॉकडाउन की वजह से बिजनेसेस को काफी नुकसान हुआ। हमने देखा लोगों ने हर वो तरीका अपनाया जिससे वो अपने बिजनेस को सर्वाइव रख सकें। ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग या कहें ऑनलाइन माध्यमों के जरिए अपने बिजनेस को प्रमोट करना लोगों के लिए अन्य माध्यमों के मुकाबले काफी फायदेमंद साबित हुआ। इसी डिजिटल मार्केटिंग को और अधिक और गहराई से समझने के लिए आज हमारे इन्फो अनप्लग्ड में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे ही परिवार के सदस्य और इंदौर टॉक के फाउंडर श्री आशीष तिवारी जी। तो आशीष भाई, बहुत बहुत स्वागत है अपने ही इंदौर टॉक के एक स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग्ड में। थैंक यू सनिल, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन इन्फो अनप्लग्ड। तो आशीष भैया, सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस कोरोना आउटब्रेक में डिजिटल मीडियम मार्केटिंग के लिए इतना बेस्ट ऑप्शन कैसे साबित हो रहा है। देखिए क्या है सनिल, जब से ये कोरोना आउटब्रेक पूरे वर्ल्ड में या कहें तो पूरी इंडिया में हुआ है और कहीं ना कहीं हमारा जो स्टेट है, हमारी जो सिटी है, वो भी इससे अफेक्टेड है। तो हुआ क्या है, जब कोई चीज़ ऐसी होती है तो जो ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कह लें या ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट कह लें, उन पे एक काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तो वैसे ही पब्लिक का रोड पर निकलना बंद हो गया। सारे जितनी भी पब्लिक थी या सारे जो लोग थे या कहें तो सारे अल्टीमेटली उस एडवर्टीजमेंट को कंज्यूम करने वाले लीडर्स थे, वो अपने घर में ही रिस्ट्रिक्ट हो गए। अब रिस्ट्रिक्ट हुआ चीज़ तो हुआ ये कि अल्टीमेटली जो ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे हम होर्डिंग्स की बात कर लें, चाहे बस डिस्प्ले की बात करें, चाहे कियोस्क की बात करें या और भी कोई अन्य मीडियम है, वो कहीं ना कहीं उनकी रीच से बाहर हो गए। और इस टाइम देखने में ये आया है कि सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो इस दौरान एक्टिव रहे, तो वो रहे सोशल मीडिया पे, वो रहे डिजिटल मीडिया पे, चाहे वो गेमिंग की माध्यम से हो, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म पे कंटेंट देखने के माध्यम से हो, चाहे इंफॉर्मेशन लेने के माध्यम से हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूम किया गया वो है डिजिटल मीडिया। इवन लोगों ने जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मीडियम है, चाहे हम न्यूज़ चैनल्स की बात करें, उसको भी देखना कम किया, उसको भी देखना अवॉइड किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक रिपीटेटिव जो चीजें उस पर आ रही हैं, उससे उनके मन में थोड़ा सा एक कोरोना के आउटब्रेक के प्रति और ज्यादा एक डर सा महसूस हुआ। खैर, ऐसे में एक चीज और हमने देखी कि ये जो डिजिटल मीडियम है, इस पे चीजों को प्रमोट करना, लोग हमेशा बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाइज भी बहुत फ्रूटफुल होता है। अगर कंपैरेटिवली हम प्रिंट के मुकाबले बात करें, रेडियो के मुकाबले बात करें, इलेक्ट्रॉनिक के मुकाबले बात करें, ऐसे में आपके एक्सपर्ट राय क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसके पीछे का इसका क्या फॉर्मूला क्या है? सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट जो डिजिटल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट का है, उसका सबसे बड़ा जो इनिशियल लेवल पे, एंट्री लेवल पे ही हम कहेंगे, वो है कॉस्ट। किसी भी एक एडवर्टीजमेंट को चलाने के लिए उस पर जो कॉस्ट लगती है वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही कस्टमाइजेबल है। मैं कहूँगा कि अगर आपके पास 100 रुपये भी हैं तो आप अपना एक ऐड को या अपनी एक इमेज पोस्ट को दिन भर दिखा सकते हैं अपनी टारगेट यूजर को, और वही 100 रुपये से आप किसी अन्य मीडियम में या कन्वेंशनल मीडियम में एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएंगे। बट डिजिटल आपको ये ऑप्शन देता है कि आप उस 100 रुपये से भी एक जो भी कन्फाइंड यूजर बेस आप लोग टारगेट कर रहे हैं उस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड जो चीज़ होती है कि वो है विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कि जो भी एडवर्टाइजर है, वो जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उसे जब उस पर्टिकुलर इमेज पे या वीडियोस पे काउंट दिखते हैं, उसे रिस्पांस मेजर कर पाता है वो उन काउंट्स के माध्यम से, वो किसी भी कन्वेंशनल मीडिया में नहीं मिल पाते हैं। सपोज मैंने कोई एड प्लेस किया है तो उसकी क्या रीच गई है, उससे क्या ट्रैफिक जनरेट हुआ है, उससे कितना एंगेजमेंट मिला है, उससे कितने क्लिक्स या कितने रीडायरेक्ट्स मेरी वेबसाइट पे हुए हैं, वो सारी चीज़ वो मेजर कर पाता है। बाकी कन्वेंशनल मीडिया में ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि इतना कुछ ट्रैफिक या इतना कुछ जनरेट किया गया है अपनी इस ऐड के माध्यम से। तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो डिजिटल मीडियम का है, पहला तो बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, इवन आप 100 रुपये से भी अपना एक एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है, आपको जो रिपोर्ट मिल रही है, आपको जो स्टैटिस्टिक मिल रहे हैं वो रियल टाइम रहते हैं, तुरंत आपको अपनी व्यूअरशिप पता पड़ रही है उस ऐड की। और जो तीसरा है
उसका है टू वे कम्युनिकेशन। कोई भी आप एडवर्टीजमेंट या कोई भी आप एक वीडियो एड पब्लिश करते हैं जब डिजिटल मीडिया पे, तो आप एक टू वे चैनल के थ्रू काम करते हैं। उसी पे कस्टमर आपसे डायरेक्ट चाहे तो कमेंट के माध्यम से या डीएम के माध्यम से या इवन रीडायरेक्ट टू द वेबसाइट के माध्यम से वो आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा है, जो कि ट्रेडिशनल मीडियम में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो 3 मोटे मोटे बेनिफिट है वो डिजिटल को कहीं आगे ले जाते हैं कोविड आउटब्रेक की एडवर्टीजमेंट के सिनेरियो में। मेरे ख्याल से आपके इस जवाब में मेरा एक जो थर्ड क्वेश्चन था वो ऑलरेडी आंसर्ड हो गया है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन था कि ये कैसे डिजिटल मीडियम और भी ज्यादा ऑथेंटिक और ट्रांसपेरेंट बनाता है चीजों को। तो मेरे ख्याल से कारण वही है कि हम स्टैटिस्टिक्स जान पाते हैं, रियल टाइम रिपोर्ट्स हमें मिलती है। वहीं कंपैरेटिवली आज हम न्यूज़पेपर में अपना ऐड देने के बाद ये नहीं बता सकते हैं कि उस ऐड को कितने लोगों ने देखा है और वाकई में उसकी लाइफ स्पैन कितनी है। क्योंकि आज अगर हम फॉर एग्जांपल प्रिंट की बात करें या रेडियो की बात करें, तो अगर मान लीजिए कि रेडियो पे अब जो मेरा एक और सवाल है लाइक जैसे कि, और मैं इसी में आपकी एक्सपर्ट राय जानना चाहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक किसी प्रोडक्ट को उसके राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए क्या वो तरीके हो सकते हैं, और एक प्रोफेशनल डिजिटल एक्सपर्ट का यहाँ पर कितना मेजर रोल होता है। क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो लाइक सोशल मीडिया आदमी क्या सोचता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी एक पेज बना सकता हूँ, मैं भी उस पर एक डिजाइन बना के पोस्ट ऐड कर सकता हूँ, लेकिन वो कई बार हमने देखा वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। और वहीं पर एक जब डिजिटल एक्सपर्ट की उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, कंसल्टेंसी रहती है, तो वही चीज उतनी इफेक्टिव तरीके से सामने आती है और लोगों को रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो इसके पीछे का क्या है, ये जो एक्सपर्ट रहता है या जो एक प्रोफेशनल एजेंसी होती है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर जाती है और चीजें प्रोडक्टिव साबित होती है? उसके पहले तो सनील मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा, जैसे 2019 की अगर फिस्कल ईयर की हम बात करें तो जो ओवरऑल डिजिटल रेवेन्यू इस बार रिकॉर्ड किया गया है वो 160 बिलियन का रिकॉर्ड किया गया है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 में ये जो रेवेन्यू रहेगा वो 540 बिलियन तक राइज करेगा। और जो ग्रोथ अभी पर्टिकुलर डिजिटल सेक्टर में एडवर्टीजमेंट में हम लोगों ने देखी है वो ऑलमोस्ट 25% की ग्रोथ है। तो अभी एक रिसेंट स्टडी हुई थी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार इंदौर और साथ ही इंडिया में 25% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है डिजिटल एडवर्टीजमेंट में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था एडवर्टीजमेंट का ओवरऑल वो था 70,568 करोड़। उसमें से जो डिजिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, डिजिटल एड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ है वो है 14,819 करोड़। तो देखा जाए तो मतलब ऑलमोस्ट अब डिजिटल की और बड़े एडवर्टीजर भी बढ़ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि अनेक ई कॉन्सर्ट डिजिटली हो रहे हैं, इवन प्रोडक्ट लॉन्च डिजिटली हो रहे हैं। इवन अभी जैसे हम लोग ने रिसेंटली में देखा कि महिंद्रा का एक ट्रैक्टर भी डिजिटली लॉन्च हुआ है। मतलब अल्टीमेटली ट्रैक्टर ऐसी चीज है जो कि रूरल मार्केट का प्रोडक्ट है, जहां पर सोशल मीडिया का इतना यूज अभी नहीं है इन कंपेयर टू सिटीज, बट तो भी उस रूरल मार्केट का जो प्रोडक्ट है यानी ट्रैक्टर जो खासतौर पे एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है वो भी डिजिटली लॉन्च हो रहा है। तो ये एक बेनिफिट डिजिटल ने सभी लोगों को दिया है। अब उसमें बात करें कि डिजिटल पे कैसे राइट एडवर्टीजमेंट प्लेस करना है या क्या वो राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसपे आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी रहता है उसमें कि वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली किस कौन सी मास के लिए बनाए या कौन से एज ग्रुप के लिए बनाए या कौन से यूजर्स के लिए बनाए। बात करें हम डिजिटल पे भी हर यूजर का अपना एक प्लेटफॉर्म है। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो वो हम लोग जनरली ये मान के चलते हैं कि वो यूथ ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, उसका ज़्यादातर यूज़र बेस यूथ है। जब हम फेसबुक पे आते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि फेसबुक का एक जो यूज़र बेस है वो अप्रोक्स यूथ है, मिड एज के पीपल्स हैं और कहीं ना कहीं ओल्ड पीपल भी हैं। उसका एज ग्रुप थोड़ा बहुत वेरी करता है, 20 से लेके 60 तक जाता है वो एज ग्रुप। वहीं हम इंस्टाग्राम की बात करें तो जनरल इंस्टाग्राम पे जो यूजर्स रहते हैं वो 18 से लेके 35
तक के एज ग्रुप के ही रहते हैं। फिर थर्ड आ जाता है हमारा व्हाट्सएप जनरली सभी यूज करते हैं ऑलमोस्ट। फिर हमारा एक फोर्थ बेस है जो ट्विटर जनरली हर कोई यूज नहीं करता। ट्विटर जनरली प्रोफेशनल्स यूज करते हैं या पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज यूज करते हैं, न्यूज पर्सनालिटी यूज करते हैं, तो वो एक पर्सन स्पेसिफिक, प्रोफेशन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है। फिर अब बात आती है कि सही प्लेटफॉर्म कैसे चूज किया जाए। तो उसके पहले कि हम लोग ये देखना चाहिए कि प्रोडक्ट किस यूजर के लिए हम लोग बना रहे हैं। सपोज कुछ जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा टारगेट ऑडियंस है यूथ, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि इस इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो यूज़र बेस आपको वहीं मिलेगा। फिर जब बात आती है हाउस होल्ड प्रोडक्ट या FMCG प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट, तो उसके लिए हम डेफिनेटली दोनों को अप्रोच कर सकते हैं। फेसबुक को भी अप्रोच कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी कर सकते हैं, ट्विटर को भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल FMCG वो ऐसे मुझसे कि वो कहीं ना कहीं सभी को रिलेट करते हैं। फिर बात आती है कि एडवर्टीजमेंट कैसे होना चाहिए। अब इसमें देखने में आया कि आजकल जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं या हम लोग चीजें देख रहे हैं, तो उसमें वीडियो एड्स का ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ा है बजाय इमेज पोस्टिंग के। इमेज में क्या होता है, चूंकि पोस्ट वो होता है एक ही बार होता है और उसकी जो रीच है वो पर्टिकुलरली इतनी नहीं निकल पाती जितनी एक वीडियो की, क्योंकि वीडियो ज़्यादा फास्टली ट्रैवल करता है। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्लियर बता सकते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो वीडियो कोई प्रोफेशनल शूट किया हुआ हो। आजकल तो काफ़ी ऐसे वीडियोस हैं जो मतलब कॉमन पीपल लोग शूट कर लेते हैं और वो दे गोज वायरल। अल्टीमेटली होता क्या है कि आज की जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें ये मैटर करता है कि आप कितनी प्रोमिनेंटली आपका मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं, कितनी प्रोमिनेंटली आप उस ब्रांड को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं उस वीडियो में। जैसे हम लोग भी एडवर्टीजमेंट जो करते हैं इंदौर टॉक पे, आपने देखा भी होगा कि वो वीडियो कहीं ना कहीं डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट नहीं रहते हैं, वो रहते हैं ब्रांड इंटीग्रेटेड एडवर्टीजमेंट। क्योंकि डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट फिर वही चीज हो गई कि जो हम लोग टीवी और रेडियो पे देख रहे हैं कि वहाँ पे सीधा सीधा एक ब्रेक कट होता है, ब्रेक कट होने के बीच में आपके एडवर्टीजमेंट प्लेस हो जाते हैं। तो अब समय आ गया है कि उसे कंटेंट में इंटीग्रेट करके हमें प्रेजेंट करना है। जैसे हमारे काफ़ी अभी सीरीज चल रही हैं, चाहे वो एविएशन टॉक हो, चाहे हमारा न्यूज़ टॉक हो, चाहे हमारे इन्फो अनप्लग के भी कुछ सेशन में हम लोगों ने ब्रांड को इंटीग्रेट किया है। तो अब जो सीन है कि वो ऐसा है कि आपको ब्रांड को इंटीग्रेट करके उसकी एक रिलेवेंसी बना के उस एड को प्लेस करना है, तो ही अभी डिजिटल में वो राइटली हिट करेगा। क्योंकि स्पॉन्सर एड तो कंपनी खुद भी डायरेक्ट अपने एंड पे चलाती है उससे खींच के, पर वो यूजर जो है इतनी जल्दी उससे अट्रैक्ट नहीं होता है जितनी जल्दी वो ब्रांड इंटीग्रेशन से अट्रैक्ट होता है। जब मैं आपको बीच में रोकूंगा, अब मेरा जो एक सवाल है वो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके इसी जवाब से जुड़ता हुआ मेरा सवाल है, डिजिटल मार्केटिंग में हमने एक चीज और देखी, खास करके सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर बात करूं, एक तरीका हो गया कि चीजों को अपने ही प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ब्रांड हूँ या मैं एक प्रोडक्ट हूँ या मैं कोई सर्विस ओरिएंटेड हूँ, मेरी एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है, प्लेटफॉर्म है, अब मैं अगर वहां पर कोई चीज प्रमोट करता हूं तो वो कंपैरेटिवली कितनी इफेक्टिव होगी इन कंपैरिजन टू लाइक जैसे आज मेरे सामने फॉर एग्जांपल इंदौर टॉक जैसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आज फॉर एग्जांपल मंथली रीच मिलियंस में है, कुछ कितने ही 5-5.5 लाख लोग ओवरऑल कनेक्टेड हैं। तो ऐसे में ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने ब्रांड को डिजिटली प्रमोट करना कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है एज कंपैरेटिवली मैं उसी चीज को अपने ही प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करूं। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हर एडवर्टाइजर के मन में अभी भी रहता है कि मेरा ही पेज बना हुआ है, मेरे ही अकाउंट बने, तो बजाय मैं आप लोगों से प्रमोशन कराने के मैं खुद क्यों नहीं कर लूँ। तो उसमें हमारा एक लॉजिक यही रहता है कि चूंकि हर एक जो ब्रांड है वो एक लिमिटेड प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। अब जब हम बात करते हैं इंदौर टॉक की, अगर हम लोग एग्जांपल लेके बात करते हैं तो हम लोग 360 डिग्री वर्क करते हैं। मतलब हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे इक्वल प्रेजेंस रखते हैं, चाहे बात हो इंस्टाग्राम की, चाहे बात हो फेसबुक की, चाहे बात हो टेलीग्राम की, चाहे बात हो व्हाट्सएप की, चाहे बात हो यूट्यूब की, चाहे बात हो हमारी अपनी वेबसाइट की। तो ओवरऑल क्या है कि हम लोगों ने हर तरीके के यूजर बेस को क्लब कर रखा है, जो चीज एक ब्रांड के पेज के साथ नहीं होगी। ब्रांड के पेज पे एक तो लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस रहेगा, वो उस इंटरेस्ट का ही ऑडियंस रहेगा। अल्टीमेटली एडवर्टीजमेंट करने का मतलब क्या होता है, हमको अपनी ब्रांड प्रेजेंस और बढ़ानी है, हमको अपनी रीच और बढ़ानी है, हमको जो
उस चीज के इंटरेस्टेड नहीं भी है, उनको भी कन्वर्ट करके उस चीज में इंटरेस्ट लाना है। तो वो चीज आपको कहाँ मिलेगी? वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी जिसके पास वैसे ही बहुत बड़ा एक ऑडियंस बेस हो। अब क्योंकि आपका जो भी आपका पेज या अकाउंट है वो ऑलरेडी उन्हीं लोगों द्वारा लाइक किया गया जो ऑलरेडी आपके यूजर्स हैं। आपको एक्चुअली नए यूजर्स की तलाश है, तो आपको नए यूजर्स कहाँ मिलेंगे? वो किसी ऐसे बड़े सर्कल में मिलेंगे जहाँ पर ऑडियंस बेस उनका अच्छा हो, 360 डिग्री प्रेजेंस हो उनकी, और तो और जो प्रेजेंट करने का तरीका है, जो वो मैंने बताया आपको ब्रांड इंटीग्रेट करने का तरीका है, वो उनका बहुत अच्छा हो। और जब हम एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो एडवर्टीजमेंट करना भी अपने आप में एक वो माना जाता है कि यार सपोज कोई बोलता है कि मैंने फलाना न्यूज चैनल में एडवर्टीजमेंट दिया है, तो उस अपने आप उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, एक प्रेजेंस बढ़ता है कि यार ये चीज इतनी ऑथेंटिक है या इतना बड़ा ये ब्रांड है कि दे आर प्रमोटिंग ऑन नेशनल लेवल और सम रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म। तो वो जो उस प्लेटफॉर्म की वैल्यू है वो भी आपकी ब्रांड वैल्यू के साथ जुड़ जाता है, वो भी आपकी प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाता है। सपोज करें कि हम आपका कोई XYZ प्रोडक्ट है, वो आप इंडिपेंडेंटली बेचेंगे तो वो मे बी इतना नोन नहीं जाएगा, पर कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म उसको एंडोर्स करेगा, वो अपने प्लेटफॉर्म पे डाल के शेयर करेगा या वीडियोस बनाएगा उसके, तो वो आपकी ब्रांड वैल्यू तो कैरी कर रहा है, साथ ही साथ उस प्लेटफॉर्म को भी प्लस करके वो आगे जो भी व्यूअर्स हैं या जो भी उसके यूजर्स हैं उन तक पहुंचा रहा है। ऐसे में आप जैसे मैं इसी कॉन्वर्सेशन को अब और थोड़ा सा यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहूंगा। अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं लाइक अगर किसी प्लेटफॉर्म की, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ही ने रेफरेंस जो दिया मुझे टेलीविजन का दिया, फॉर एग्जांपल एक रेप्यूटेड चैनल है, वहां पे मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं वहां पर देख पा रहा हूँ कि उस रेप्यूटेड चैनल को मैं कैसे मेजर करूँ कि उसकी टीआरपी से कर सकता हूँ, उसकी पॉपुलैरिटी से कर सकता हूँ, उसके प्रोग्रामिंग सेगमेंट से कर सकता हूँ, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सेलिब्रिटी है, मैं उससे कर सकता हूँ। अब मैं वही बात करूं लाइक फॉर एग्जांपल किसी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की, फॉर एग्जांपल मैं रेफरेंस में इंदौर टॉक को लेता हूं। अब मैं कैसे समझूं कि लाइक शहर में कौन सा प्लेटफॉर्म जो है ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा क्रेडिबल है या ज्यादा पॉपुलर है, जिसपे मैं अगर अपने ब्रांड को प्रमोट करता हूं तो मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसे रहते हैं जो जनरली फ्रंट एंड पे रहते हैं, लाइक जैसे मैं किसी भी पेज की लाइक्स देख सकता हूँ, किसी भी अकाउंट के फॉलोअर्स देख सकता हूँ, लेकिन मैं अब आपसे थोड़ा सा टेक्निकली जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो चीजें थोड़ा सा और स्पेसिफिक होंगी, लाइक जैसे अगर हम प्रमोट करते हैं तो वहां तो हम देखते हैं कि लाइक्स, रिएक्शंस, व्यूज कितने आ गए। एक टर्म आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा था, वो थी रीच। ये रीच कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इतने लोगों तक आपका प्रोडक्ट विजिबल होगा, रीच होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल जानना चाहता हूँ ताकि लोगों को भी बहुत स्पेसिफिक तौर पे अब आगे जाके ये चीज क्लियर रहे कि अगर मैं किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर रहा हूँ तो मुझे उसकी किस किस पैरामीटर्स पे ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए ऐसा है, जैसे हम हमारी बात करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने प्रोडक्ट पे इंदौर टॉक पे काफ़ी डेली R&D करते हैं, काफ़ी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मकसद हमारा यहाँ पोस्टिंग उस दिन करके ख़त्म नहीं होता है। हम लोग प्रॉपर उसको मेजर करते हैं कि अगर क्लाइंट ने हमारे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीज किया है तो हम उसको क्या रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं। अब जैसे हम लोग सपोज एक सिंपल से एक पोस्ट की बात करते हैं, जो हम एक सिंगल पोस्ट भी अपडेट करते हैं हमारे पेज पे, उसका कोई ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं, हम लोग कुछ 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। पर उस 1000 रुपीज़ में हमने ये देखा है कि जब वो पोस्ट अपडेट होता है सारे प्लेटफॉर्म पे 360 डिग्री, तो उसका जो एक ओवरऑल रीच निकल के आता है वो रहता है 40 से 50,000। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा ये रीच कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाइड आसान भाषा में जैसे हम बोलते हैं, अगर आप समझा सकें। आसान भाषा में ये समझाऊंगा। पहले तो मैं ये बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग जो हमारा परफॉर्मेंस मेजर करते हैं वो लाइक्स और कमेंट के ऊपर मेजर तो नहीं करते हैं, क्योंकि वो लाइक और वो कोई यूजलेस है जब तक वो कन्वर्ट आपके लीड्स में ना हो। आज 100 लाइक्स आए, पर उस 100 लाइक्स से कंपैरिजन में करूँ कि उसमें से लीड कितनी जनरेट हुई है, अगर वो एक भी नहीं है तो मेरे लिए 100 लाइक्स वो वर्थ नहीं है। तो हम लोग, हमारा मेजर करने का तरीका होता है एक रीच, कि वो कितने लोगों द्वारा देखा गया उस ऐड को। अल्टीमेटली आदमी देखेगा तो वैसे ही उस पर लाइक्स और उस पर एंगेजमेंट आना है। तो एल्गोरिथम से फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, सबके अपने एल्गोरिथम है
वो लोग रीच आपको 24 आवर्स बाय रहता तो वो रियल टाइम है, पर हम लोग जब जो भी हमारे एडवर्टाइजर है उनको जब देते तो वो आफ्टर 24 आवर्स ही देते हैं। तो उसमें हर पोस्ट की वो एक रीच निकल के आती है कि ये पोस्ट कितना ट्रैवल किया है और कितने यूजर्स के अकाउंट में इसकी इंप्रेशन गई है, मतलब कितने यूजर द्वारा उसको देखा गया है। अल्टीमेटली हम दूसरे मीडियम की भी बात करें तो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट का सीधा सीधा मतलब है, आपने कोई एक चीज दिखाई, आपने कोई एक वीडियो उस चैनल को दिया चलाने के लिए और वो आपके यूजर्स ने देखा। एडवर्टीजमेंट का मोटा मोटा सीधा सीधा मतलब ही यही है कि आपके प्रोडक्ट को या आपके सर्विस को कितने लोगों ने देखा। अब वो डिसीजन उनका है कि वो उसे लेते हैं या नहीं लेते हैं, या किसी और को रिकमेंड करते हैं या नहीं करते। तो सेम अप्लाई होता है डिजिटल में भी कि आपके उस एड की रीच कितने यूजर्स तक गई है। अब जैसे हम लोग वही 1000 रुपए वाली हमारी पोस्ट की बात कर रहे थे, तो हम ऑन एज एवरेज हमने ये देखा है कि जब भी हम लोगों ने इस पोस्ट की करी या निकल के आया एक मंथली हम लोग स्टडी निकाल की, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि 40 से 50,000 तो उसका पोस्ट का रीच जाता है। फिर सेम पोस्ट हम लोग उसको स्टोरी में भी रखते हैं, जो 24 आवर्स की जो आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक स्टोरीज चलने लगी है, अब ट्विटर पे भी आ गया है वो फीड के नाम से, तो और फिर व्हाट्सएप पे भी हमारा स्टेटस अपडेट होता है। तो वो जो देखा गया हमने वो स्टैटिस्टिक निकल के आया है कि 15 से 20,000 लोग उस स्टोरी को भी देखते हैं पर्टिकुलर हर पोस्ट की। तो एक ओवरऑल जो जब हम लोगों ने क्लब किया तो देखा कि 1000 रुपए की वो पोस्ट 65,000 लोगों द्वारा देखी जा रही है। 1000 की पोस्ट 65,000 लोगों द्वारा देखी, 65,000 आई। ओके, वाओ, ग्रेट। और कॉस्ट निकाल के देखी हम लोगों ने तो कॉस्ट आई है वो 0.02 पैसा। मतलब इतनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो मेरे हिसाब से किसी ट्रेडिशनल मीडिया में आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे कि मेरे उस एड की व्यूअरशिप कॉस्ट क्या आ रही है। जैसे मैंने भी टीवी इंडस्ट्री में काम किया है, टीवी चैनल्स में काम किया है, तो वहाँ हम लोग चार्ज करते थे पर इंसर्शन, मतलब वो एड को दिखाने का हम लोग कितना पैसा चार्ज करेंगे। तो एक वो मिनिमम चालू होता था 50 रुपए से कि एक बार दिखाने का 50 रुपए। अब उस एक बार दिखाने को कितने लोगों ने देखा वो हमारे पास स्टैटिस्टिक कभी नहीं रहता था। पर डिजिटल के साथ ये बेनिफिट है कि यहाँ वो ये स्टैटिस्टिक हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे यूजर, हमारे एडवर्टीजर को कि इतने लोगों ने आपका ये एड देखा है। और कन्वर्जन रेशियो भी फिर बकायदा वैसे निकलता है। जैसे अभी हम लोग एक रियल एस्टेट की कैंपेन कर रहे हैं, तो उसमें वीडियोस भी हैं, ब्लॉग्स भी हैं, एल्बम्स भी है, फोटो एल्बम्स भी हैं। तो उसमें अभी तक हम लोगों ने देखा कि कम से कम हम उनको 25 लीड रियल एस्टेट की दे चुके हैं, मतलब डायरेक्ट नंबर दे चुके हैं। क्योंकि हमारा एक प्लेटफॉर्म जो है वो कम्युनिकेटिव प्लेटफॉर्म है, टू वे कम्युनिकेशन में हमारे पास मैसेजेस आते हैं, हमारे पास चैटिंग्स के थ्रू डीएम्स आते हैं, हमारे पास मेल्स आते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, हम लोग हमारे क्लाइंट को जो उसने हमें अमाउंट पे किया है उसके बदले में हम उसको लीड भी देते हैं। क्योंकि हमारे पास वो लीड आ रही है। और वो क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोगों ने अपने कंटेंट के माध्यम से, अपने वर्क स्टाइल के माध्यम से, या कहें तो अपनी डायरेक्ट प्रेजेंस के माध्यम से, हमारे जितने भी फैंस हैं, हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके मन में या कहें उनके डेली रूटीन में इतनी ऑथेंटिसिटी बनाई है कि जो भी चीज़ हम बताते हैं वो ऑथेंटिक रहती है। हम लोग जनरली ब्रेकिंग में बिलीव नहीं करते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं। भले ही 2 घंटा देर बाद हम लोग वो इन्फॉर्मेशन देंगे, पर वो तभी देंगे जब वो सत्य है। क्योंकि सोशल मीडिया वैसे ही फेक न्यूज़ और इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी बदनाम है, और काफ़ी उस पर ये चीज़ है कि यार फेक न्यूज़ के कारण कई बार ऐसे बड़े इंसिडेंट भी हो जाते हैं। तो इस बात का हम लोग चेक रखते हैं कि भले ही हम लोग 2 घंटे बाद वो न्यूज़ देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, पर वो 100% चेक, 100% वेरीफाइड और 100% ऑथेंटिक होगी। तो आशीष भाई, इस ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के सेशन को एंड करने से पहले मैं आपसे अब जानना चाहूंगा कि क्या वो स्पेशल टिप्स आपकी तरफ से हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति अब अपने ब्रांड को अब अगर प्रमोट करने का, डिजिटली प्रमोट करने का सोच रहा हो, तो किन बातों का अब उसे विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा ताकि उसे अपने ब्रांड प्रमोशन में अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके? बिल्कुल, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अभी तक तो क्या डिजिटल एडवर्टीजमेंट से लोग इतने रूबरू नहीं थे, पर लॉकडाउन में, कोविड आउटब्रेक में काफ़ी फैमिलियर हुए हैं डिजिटल एडवर्टीजमेंट से। तो अब मैं जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं उनसे यही कहूँगा कि आप हर मीडियम को बिल्कुल अब इवेल्यूएट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग उसका बजट अलोकेशन करिए, और उसमें एक डिजिटल के लिए भी एक सेक्शन बनाइए
क्योंकि अल्टीमेटली डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल जो एडवर्टीजमेंट है, वो ये मान के चलिए आप टू वे कम्युनिकेशन है। उससे कहीं ना कहीं आपका जो ऑडियंस है या आपका जो यूजर्स है जिसके लिए आप वो एडवर्टीजमेंट प्लेस कर रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करता है, आपको वो लीड प्रोवाइड करता है। तो डिजिटल एडवर्टीजमेंट को जैसे मैंने पहले बताया था कि जो इस साल की डिजिटल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2024 में वो 5 बिलियन है, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्स मिल रहा है, तभी तो लोग डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। फिर वैरायटी ऑफ कंटेंट है, फिर उसमें इनोवेशंस हैं, उसमें कहें तो हम ब्रांड इंटीग्रेशन है, फिर उसमें कहें तो हम लोग डायरेक्ट जो फीडबैक्स है। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोगों को, अब जितने भी एडवर्टीजर्स हैं उनको भी हम लोग अवेयर करने की कोशिश करते हैं हमारे एंड से कि आप इन चीज़ों को भी थोड़ा सा अपने नॉलेज में लाइए, थोड़ा सा अपने स्टडीज़ में लाइए। जहाँ तक बात आती है इंदौर की, तो आज इंदौर में डिजिटल एडवर्टीजमेंट का काफ़ी बूम है। इंदौर में ही काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म ऑपरेट हो रहे हैं डिजिटली। अब जब आप राइट प्लेटफॉर्म को चूज करने जाते हैं तो आपको 2-3 मोटी ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म की ऑथेंटिसिटी, उस प्लेटफॉर्म का एक्सेप्टेंस आज कितना है। जब बात करें हम, चाहे वो अथॉरिटी लेवल पे हो, चाहे बात करें लोकल लेवल पे हो, चाहे बात करें यूजर बेस लेवल पे हो। उसके बाद जो सबसे मेजर और जो लास्ट कंसर्न आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, वो पोस्ट एडवर्टीजमेंट सर्विस, कि उस प्लेटफॉर्म ने आपके एडवर्टाइजमेंट के बाद जो उसका एक फीडबैक आया उसको कितना फॉलो अप किया है। जैसे जनरली क्या हर कंपनी में क्लाइंट सर्विसिंग का एक फॉर्मेट सेट है, तो वैसे ही आपको ये भी देखना चाहिए कि उसकी पॉलिसी है कि नहीं क्लाइंट सर्विसिंग की। जनरली अभी चूंकि ये नया एक प्लेटफॉर्म उभरा है डिजिटल, तो इतनी अभी उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं आई है, इतनी एक रिपोर्टिंग चीज नहीं आई है। तो आपको इन मोटा ये सारी चीजों का ध्यान रखना है किसी भी एक प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करने के लिए जब आप जाते हैं डिजिटल एडवर्टीजमेंट पे। मेरे ख्याल से आशीष भाई, आपकी जो छोटे से सेगमेंट में जो ये ढेर सारी इंफॉर्मेशन थी लोगों के लिए काफी मेरे ख्याल से फायदेमंद साबित होगी। और अब अगर डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग का लोग अगर सोच रहे होंगे तो मेरे ख्याल से आपके टिप्स उनके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होंगी। तो इन्हीं के साथ मैं एक बार और मैं बता दूं आपको कि मैं एक बार फिर से आपसे जुड़ूंगा, और जो अभी आपने जिक्र करा है कि कंटेंट बेस्ड एडवर्टाइजिंग का, हम एक बार इस पर विशेष तौर पर डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे अगले ही सेगमेंट इन्फो अनप्लग में। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। तो ये थी डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी तमाम अनप्लग इन्फॉर्मेशन इंदौर टॉक के स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये सारी अनप्लग इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। और अब इंदौर के साथ साथ भोपाल की भी अपडेट्स के लिए जुड़े भोपाल टॉक से। धन्यवाद।